हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमारा एसएससी का मॉड्यूल चालू है जिसके अंदर हमने 100 प्लस टॉपिक्स को कवर किया है। 100 प्लस टॉपिक्स को हमने कवर किया है और हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट का ये सबसे पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैंने इन्फिल्ट्रेशन चैप्टर को कवर किया है। तो ये प्रीवियस हिस्ट्री बताती है कि इन्फिल्ट्रेशन चैप्टर हाइड्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जहाँ तक मैं ब्रेकअप की बात करूँ कि कितने सवाल पूछे जाते हैं हाइड्रोलॉजी से, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस हम हाइड्रोलॉजी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर। 2 to 3 मार्क्स आपको लगेगा कि ये तो यार बहुत कम है, पर ऐसा नहीं है, बहुत कम नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये 2 to 3 मार्क्स हमारे लिए फ्री के मार्क्स हो जाते हैं। जब ये चीज़ हमें फ्री में मिल रही है तो हमें इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए और हमें से इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन्फिल्ट्रेशन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करूंगा। इसके फॉलो अप वीडियोस में मैं इन्फिल्ट्रेशन चैप्टर का क्वेश्चंस का एस्पेक्ट पूरा करूंगा। दोनों वीडियोस को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, बिकॉज दोनों में एक लिंक आपको देखने को हमेशा मिलेगा। वैसे ही आपको मॉड्यूल के अंदर थ्योरी की वीडियोस प्लस क्वेश्चंस की वीडियोस अलग मिलेगी, सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इन्फिल्ट्रेशन चैप्टर से। इन्फिल्ट्रेशन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान ये दो टॉपिक्स की तरफ लेने जाऊंगा जो कि इनिशियल लॉसेस के अंदर आते हैं। अब ये इनिशियल लॉसेस हैं क्या? अब देखिए, whenever the rain falls over the ground surface, it before getting inside the earth's surface, it gets intercepted over vegetation which is present। अगर जो हमें पता है कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर वेजिटेशन प्रेजेंट होती है, तो वेजिटेशन क्या है कि इंटरसेप्ट कर लेता है जो पानी ऊपर से फॉल कर रहा है एज प्रेसिपिटेशन। तो उसको हम लोग इंटरसेप्शन लॉस में कैलकुलेट करते हैं। और अर्थ सरफेस के ऊपर थोड़े स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है। अब स्ट्रक्चर्स की छतों के ऊपर क्या है, ये पानी इंटरसेप्ट कर जाता है। अब इंटरसेप्ट कर जाता है तो ये जो इंटरसेप्टेड वाटर है, हम उसको लॉस में क्यों कंसिडर कर रहे हैं? लॉस में हम उसको इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि ये पानी कभी भी अर्थ सरफेस तक रीच नहीं करता है, तभी हम उसको लॉस में कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द वाटर which is captured by vegetation and other such obstruction and which is subsequently evaporated। मतलब ये अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट वापस हो जाते हैं, तो अब तभी हम उसको लॉसेस के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरसेप्ट लॉस जो होता है कैन बी एज हाई एज 20% ऑफ द रेनफॉल। इसकी इक्विवेलेंसी 20% तक हो सकती है। और एक और लॉस होता है डिप्रेशन स्टोरेज। अब देखिए क्या है, हमें पता है कि अर्थ सरफेस के ऊपर काफ़ी सारे डिप्रेशंस मौजूद होते हैं। डिप्रेशन माने गड्ढे। सपोजिटली ये एक डिप्रेशन मौजूद है और इसकी जो बाउंड्री है दैट इज इम्परवियस। इम्परवियस माने दिस इज इम्परवियस। इम्परवियस माने कि जो वाटर है इट कैन नॉट सीप थ्रू इट्स बाउंड्रीज। वाटर इसकी बाउंड्री से सीप नहीं कर सकता है। तो जब बारिश होती है या बरसात हो रही है तो वाटर गेट्स स्टोर्ड इनसाइड दिस डिचेस, और इस डिप्रेशन के अंदर क्या है, स्टोर हो जाता है। तभी हम इसको डिप्रेशन स्टोरेज बोलते हैं। तो दिस वाटर विच इज स्टोर्ड इन द डिचेस एंड द सम्प्स, तभी हम इनको इनिशियल लॉसेस में कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज ये पानी इन्फिल्ट्रेट होने से पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा। ये इवेपोरेट हो जाएगा पहले ही, तभी हम उसको लॉसेस में कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि इन्फिल्ट्रेशन को मैंने किस लिए यहाँ पे हम उसको लॉसेस में कंसिडर कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के अलावा जो हमने लॉसेस में देखा अभी। तो देखिए, जो प्रेसिपिटेशन लैंड के ऊपर आ रही है, उसमें से half of the water, some portion, not half of the water, some portion of the water is getting infiltrated, and some of the water is being lost,
सरफेस के ऊपर लॉसेस हो रहे हैं, जो अभी हमने देखा, जो सरफेस के ऊपर लॉसेस हो रहे हैं। एंड उसके बाद जो भी पानी बच जाता है दैट इज फ्लोइंग इनसाइड व्हाट, स्ट्रीम्स की तरफ सरफेस फ्लो होता है, सरफेस फ्लो होगा स्ट्रीम्स की तरफ। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रन ऑफ, इसको हम बोलते हैं रन ऑफ। तो अगर मैं इस रन ऑफ को R ले लूं और इस इन्फिल्ट्रेशन को मैं I ले लूं, तो अगर मैं इसकी वाटर बजट इक्वेशन बनाऊं, वाटर बजट इक्वेशन होता है जिस तरीके से आपका एक फैमिली बजट होता है, फैमिली का बजट होता है, एक इनकम होती है और एक एक्सपेंस होता है। वैसे ही इस लैंड सरफेस के लिए क्या हुआ, इनकम प्रेसिपिटेशन हो गई और आउटफ्लो क्या हो गया, इन्फिल्ट्रेशन, जो यहाँ पे आई हो रही है इन्फिल्ट्रेशन, प्लस जो रन ऑफ हो रहा है यहाँ पे आउटफ्लो। तो अगर मैंने इसकी वाटर बजट इक्वेशन बनाई, वाटर बजट इक्वेशन बनाई तो वो इसके इक्विवेलेंट रहेगी। अगर मैंने लॉसेस को कंसिडर किया इसके अंदर, तो प्रेसिपिटेशन जो है इज इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ प्लस लॉसेस। अगर उस पर्टिकुलर कैचमेंट के ऊपर लॉसेस भी हो रहे हैं तो मैं उनको भी इसके अंदर मान सकता हूं। तो दिस इज द वाटर बजट इक्वेशन, वाटर बजट इक्वेशन होगी। अब समझते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है क्या। इन्फिल्ट्रेशन इज एक्चुअली द मूवमेंट थ्रू सॉइल इनटू द ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ जो पानी मूव करता है उसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। सपोजिटली दिस इज ग्राउंड लेवल और इसके ऊपर अब क्या हो रही है, बारिश हो रही है, एंड सम पोर्शन इज बीइंग इन्फिल्ट्रेटेड इनसाइड। अब जो है कुछ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर होता है वो जाके मीट कर जाता है ग्राउंड वाटर टेबल से, डीप वाटर इन्फिल्ट्रेशन होती है। अब जब डीप वाटर इन्फिल्ट्रेशन होती है हम उसको हाइड्रोलॉजी में पर्कोलेशन बोलते हैं, पर्कोलेशन बोलते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन के अंदर हम हाइड्रोलॉजी में पर्कोलेशन और सीपेज को कंसिडर साथ में करते हैं। हम उसके अंदर साथ में कंसिडर करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के अंदर पर्कोलेशन को भी और सीपेज को भी। सो इन्फिल्ट्रेशन इज एक्चुअली द मूवमेंट थ्रू सॉइल इनटू द ग्राउंड वाटर टेबल एंड द मैक्सिमम रेट at which water can be absorbed into the soil, it is known as infiltration capacity। मतलब मैक्सिमम रेट, जहां पे भी ये रेट वर्ड का यूज होता है दैट इज मतलब पर यूनिट टाइम, रेट मतलब पर यूनिट टाइम। जब भी आपको रेट कहीं पे भी दिखाई देगा, कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में दिखाई देता है आपको रेट सब्जेक्ट वर्ड, दैट मीन्स पर यूनिट टाइम। सो मैक्सिमम रेट रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को। अब इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये ग्राउंड सरफेस है, उसकी एक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। मतलब अगर मैं मानूं एक इंसान है, वो दिन में सिर्फ 4 रोटी खा सकता है, अगर उसको 6 रोटी दे दोगे तो 2 रोटी तो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो एक तरीके से ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गई 4 रोटी इस इंसान के लिए। 6 रोटी हो रही है बारिश, सपोजली 6 रोटीज़ की अगर मैं बारिश करवा दूं और मैं सिर्फ 4 रोटी खा सकता हूं, तो 2 रोटी तो क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो देखिए 4 रोटी की इन्फिल्ट्रेशन हो गई और 2 रोटीज की वेस्ट हो गई। वेस्ट हो गया मतलब वो रन ऑफ की तरह एक्ट करेगा, दैट इज रन ऑफ। जो 2 रोटी बच गई वो रन ऑफ हो गया। तो अगर मैंने वाटर बजट इक्वेशन बनाई थी पिछले पेज पे, उसको मैंने इन्फिल्ट्रेशन और रन ऑफ के इक्वल माना था। तो अगर मेरे को इसको हमेशा याद रखना है, इन्फिल्ट्रेशन हो गई हमारे ग्राउंड की भूख। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ये हमारे ग्राउंड की भूख है, एंड ये आर जो है दैट इज वेस्टेज। आर क्या है, वो है वेस्टेज। तो इसको मैं एक इंसान की भूख के एनालॉजी में समझ सकता हूँ। इट इज एनालॉजी। एनालॉजी मतलब कोई एग्जाम्पल जिससे हम कोई चीज समझते हैं। तो एनालॉजी हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, प्री जो प्रेसिपिटेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू इनफ्लो।
इनफ्लो ऑफ ऑल द चपातीज, रोटी जो आप खा रहे हो उसका इनफ्लो हो रहा है टोटल, जो कि 6 रोटी मैं खा रहा हूं। आई हो गई कैपेसिटी, ये मेरी भूख हो गई। और जो आर जो बाद में बचता है, आर जो बाद में बचेगा वो हो गया वेस्टेज। तो आप इस सिंपल एनालॉजी से इस चीज को हमेशा रिमेंबर कर सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम रेट एट द बिगिनिंग and it generally decreases so as to attain the constant value। अगर मैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इनिशियल टाइम्स में अगर मैं y एक्स एक्सिस पे मैं टाइम लूं और y एक्सिस पे मैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी लूं i, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ले ली मैंने i, तो इनिशियल लेवल्स पे ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है और धीरे धीरे ये डिक्रीज होते होते एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेती है। ये कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर लेगी? अटेन कर लेगी। और जिस पॉइंट पे ये कांस्टेंट वैल्यू को अटेन करती है उसको मैं बोलता हूँ क्रिटिकल FC। इसको मैं बोलूँगा क्रिटिकल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्रिटिकल माने ये यहाँ पे फाइनल कैपेसिटी होती है, और जो ये वाला पॉइंट है दिस इज F0। F0 इज इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। और इस लाइन की जो इक्वेशन होती है, इस लाइन की जो इक्वेशन होती है that is given by Horton's equation, that is given by Horton's equation। Horton's equation यहाँ पे ये बता रहा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे मैंने F लिया है, इसको मैंने इन्फिल्ट्रेशन को यहाँ पे F लिया है। F is the function of time, इन्फिल्ट्रेशन is the function of इन्फिल्ट्रेशन is the function of time। ये फंक्शन है टाइम का। अब यहाँ पे जो FC वैल्यू है, FC इज द क्रिटिकल रेट, जो फाइनल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, और F0 यहाँ पे क्या है? इट इज द इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ आपको फिर से दिखाऊं, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, और जब भी मैं ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं दैट इज इन मोस्ट केसेस ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इट इज एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मतलब जो फंक्शन है इन्फिल्ट्रेशन वो डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ, एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ वो डिपेंड करता है। एक्स एक्सिस पे इट इज टाइम एंड वाई एक्सिस पे इट इज इन्फिल्ट्रेशन। अब इन्फिल्ट्रेशन का यूनिट जो हम अक्सर लेते हैं हाइड्रोलॉजी के अंदर, इट इज सेंटीमीटर्स पर आवर। सेंटीमीटर पर आवर हम इस रेट को कंसिडर करते हैं, मतलब डेप्थ पर यूनिट टाइम। ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मैंने ली है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है टाइम, और इस टाइम को मैं जनरली आवर्स में कंसिडर करता हूँ। अब देखिए, एक होती है चीज़ इन्फिल्ट्रेशन रेट और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन रेट मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किस रेट से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है मैक्सिमम रेट एट विच वाटर कैन बी एब्जॉर्ब्ड। सो एक पर्टिकुलर टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। एक पर्टिकुलर टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। इस चीज को आप रिमेंबर करके रखिए। अब देखते हैं हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन होती है रेनफॉल इंटेंसिटी विथ टाइम। हाइटोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी विथ टाइम, और जनरली हम उसको इन बार शेप में हम कैलकुलेट या रिप्रेजेंट करते हैं, बार्स की शेप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज अ बार चार्ट। बार चार्ट है ये एक तरीके का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेनफॉल इंटेंसिटी की और टाइम की। जनरली
हम वाई एक्सिस पे रेनफॉल इंटेंसिटी लेते हैं, दैट इज यूनिट्स पर यूनिट टाइम। यूनिट माने ये डेप्थ का यूनिट, दिस इज अ डेप्थ यूनिट। डेप्थ का यूनिट हम हाइड्रोलॉजी में अक्सर सेंटीमीटर या mm कंसिडर करते हैं। रेनफॉल इंटेंसिटी माने कि इतने टाइम में, इतने टाइम के अंदर इतनी बारिश हो रही है, इतने टाइम के अंदर इतनी बारिश हो रही है, इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ। और एक्स एक्सिस में हम टाइम को कंसिडर करते हैं। अब देखिए एक और चीज होती है रेनफॉल एक्सेस। रेनफॉल एक्सेस इज द रेनफॉल विच कंट्रीब्यूट्स टू डायरेक्ट रन ऑफ। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि व्हेनेवर द प्रेसिपिटेशन फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब भी बारिश हो रही है, जब भी बारिश हो रही है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक तो रन ऑफ और एक इन्फिल्ट्रेशन। तो जो रेनफॉल कंट्रीब्यूट कर रही है डायरेक्ट रन ऑफ के अंदर, मतलब ये रन ऑफ में जो रेनफॉल कंट्रीब्यूट कर रही है उसको मैं बोलूंगा रेनफॉल एक्सेस। माने सपोजेडली मैंने इन्फिल्ट्रेशन कर्व को इसके ऊपर प्लॉट किया। इन्फिल्ट्रेशन कर्व को जो हॉटन्स इक्वेशन से हमें मिला था, ये हॉटन्स इक्वेशन से मेरे को ये कर्व मिला, वो अब देखिए मैं यहाँ पे उस चीज़ को कैसे प्लॉट कर सकता हूँ। वहाँ पे मैंने क्या लिया था, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने इन्फिल्ट्रेशन को लिया था और एक्स एक्सिस में मैंने टाइम लिया था। अब यहाँ पे टाइम और टाइम यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ है, यहाँ पे दोनों सेम है। और इन्फिल्ट्रेशन का यूनिट याद करिए क्या है, इट वाज सेंटीमीटर पर आवर, मतलब डेप्थ पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब भी क्या है, डेप्थ पर यूनिट टाइम। अगर मैंने दोनों ग्राफ्स को सुपर इम्पोज कर दिया, एक हॉटन्स इक्वेशन का ग्राफ और एक ये हाइटोग्राफ को मैंने सुपर इम्पोज कर दिया, उसका मतलब ये हुआ कि इस इन्फिल्ट्रेशन कर्व के नीचे जो भी पानी है, द टोटल वाटर बिलो दिस इन्फिल्ट्रेशन कर्व, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इस 0 पॉइंट से लेकर इस 60 मिनट तक मैंने इसका एरिया निकाला इंटीग्रेट करके। अगर मुझे इसकी इक्वेशन पता है, हॉटन्स इक्वेशन से मेरे को इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। अगर मैंने इसको 0 से लेकर 60 मिनट्स तक मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। एरिया आने का मतलब ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट, द टोटल अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर। इट इज रिप्रेजेंटिंग टोटल अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर को ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मेरे को पता है, जो मेरे पास वाटर बजट इक्वेशन होती है, दैट इज इक्वल टू P प्लस I प्लस R, मतलब ये इन्फिल्ट्रेशन वाटर है, इन्फिल्ट्रेटेड वाटर है, और ये रन ऑफ वाटर है जो रेनफॉल एक्सेस में कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब ये रेनफॉल एक्सेस क्या है, जो डायरेक्ट रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करती है, मतलब बारिश का वो हिस्सा जो R में तब्दील हो रहा है। तो वो कौन सा है, वो इसके ऊपर का ग्राफ है। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ यहाँ पे। ये जो इसका जो एरिया होगा, ये जो इस ग्राफ के ऊपर का एरिया होगा, हॉटन्स इक्वेशन के जो लाइन है उसके ऊपर का जो एरिया है, दैट इज व्हाट, दिस इज रेनफॉल एक्सेस। दिस इज रेनफॉल एक्सेस। इसको मैं थोड़े डार्क पेन से करता हूँ। दिस पोर्शन इज रेनफॉल एक्सेस। इसको मैं क्या बोलूँगा, रेनफॉल। जो ब्लू शेडेड एरिया है दैट इज रेनफॉल एक्सेस, और जो रेड शेडेड एरिया है दैट इज इन्फिल्ट्रेटेड वाटर। तो मेरे को इस वाटर बजट इक्वेशन में प्रेसिपिटेशन तो मेरे को पता है कि लैंड के ऊपर कितनी हो रही है, लैंड के ऊपर जो हो रही है वो प्रेसिपिटेशन हो गई, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, इन्फिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। अब जो टोटल एरिया है इस बार चार्ट का, अगर इन बार्स का मैं इंडिविजुअली एरिया कैलकुलेट करूं, इंडिविजुअली हर बार का एरिया कैलकुलेट करूंगा और उसका सम कर दूंगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू प्रेसिपिटेशन। अगर हर बार का मैंने एरिया निकाल लिया और उसको मैंने ऐड कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू प्रेसिपिटेशन। और इसके नीचे का, हॉटन्स इक्वेशन के नीचे का, हॉटन्स कर्व के नीचे का जो एरिया है जो इस बार चार्ट के अंदर आ रहा है वो क्या है, इन्फिल्ट्रेटेड वाटर है। तो मेरे पास आई आ गया। और जो इसके ऊपर का एरिया है दैट इज व्हाट, रन ऑफ।
तो मेरे को एक ही चार्ट के अंदर ये तीनों क्वांटिटीज़ क्या है मिल जाएंगी। एक ही चार्ट के अंदर मेरे को तीनों क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी जब मैंने हाइटोग्राफ को और इन्फिल्ट्रेटेड कर्व को सुपर इम्पोज करा। जब मैंने एक हाइटोग्राफ को और इस इन्फिल्ट्रेटेड या हॉटन्स इक्वेशन के कर्व को मैंने सुपर इम्पोज किया, जब इसको सुपर इम्पोज करने के बाद मेरे पास ये प्रॉपर वाटर बजट इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे को मिल जाता है इसके ऊपर, क्योंकि इस पे मेरे को हर क्वांटिटी इस ग्राफ के ऊपर मैं अब कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इनका सिग्निफिकेंस आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसको अपने किताबों में नोट डाउन कर सकते हैं। एंड नाउ कम्स इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। अब देखिए, जो हॉटन्स इक्वेशन होती है, जो हॉटन्स का जो कर्व है, जो ये चीज़ मैं अब आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हॉटन्स का जो कर्व है ये एक्चुअली में कभी कभी प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है। ये प्लॉट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट को कंसिडर करते हैं इस डॉटेड लाइन के थ्रू। अब देखिए, इस डॉटेड लाइन के थ्रू मैं एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट को कंसिडर करता हूँ। तो हमारी कैलकुलेशंस इंडेक्स यूज़ करने से क्या है, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स करने से आसान हो जाती है। पर प्रॉब्लम यहाँ एक आती है कि इनिशियल लेवल्स पे इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स और एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कर्व में डिफरेंस होता है एट इनिशियल लेवल एज वेल एज फाइनल लेवल। इनिशियल लेवल में इन्फिल्ट्रेशन कर्व ऊपर होता है एवरेज इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स से, और लेटर स्टेजेस पे इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, जो कि ये डॉटेड लाइन है, दिस इज इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स आई अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, ये लेटर स्टेजेस के ऊपर डिफरेंस बढ़ जाता है। इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन हॉटन्स इक्वेशन से जो कर्व होती है उससे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, वन इज डब्ल्यू इंडेक्स एंड अदर वन इज फाई इंडेक्स। चलिए इन दोनों इंडेक्सेस को समझते हैं एक एक करके। Now W index is actually denoting the average infiltration rate during the entire period of a rainfall। अब इसकी डेफिनेशन में ये entire period of rainfall, भैया ये बहुत important term है। entire period मतलब अगर मैं इस हाइटोग्राफ के ऊपर सपोजिटली, अब मैं यहाँ पे W इंडेक्स को प्लॉट कर देता हूँ, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट को मैं यहाँ पे प्लॉट कर दिया, जो कि मैंने पहला कंसिडर किया एक व्हाट, डब्ल्यू इंडेक्स। वो कहता है कि ये एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट को मैं एंटायर पीरियड ऑफ रेनफॉल के लिए कंसिडर करूँगा। अब इस ग्राफ के अंदर जो रेनफॉल हो रही है वो टाइम t=0 से लेकर 60 मिनट्स तक हो रही है। एंटायर पीरियड का मतलब मैं पूरे एंटायर 0 से लेकर 60 मिनट्स तक की पूरी रेनफॉल को कंसिडर करूँगा। मतलब जो यहाँ पे वाटर इनफिल्टर हो रहा है, तो जो ग्रे शेडेड एरिया है, ग्रे शेडेड एरिया बिलो दिस डॉटेड लाइन, जो कि व्हाट, डब्ल्यू इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, दिस इज डिनोटिंग डब्ल्यू इंडेक्स। जो ग्रे शेडेड एरिया है इस डॉटेड लाइन के नीचे, दैट इज कमिंग अंडर डब्ल्यू इंडेक्स। तो एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5 एंड ये लास्टली जो ये छोटा सा पोर्शन एरिया 6। तो व्हाट डब्ल्यू इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो कह रही है कि डब्ल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 अपॉन एंटायर पीरियड। सपोजली इस इंटरवल को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, इस इंटरवल को लिया मैंने यहाँ पे T1, T2, T3, T4, T5 एंड फाइनली T6। आई एम कंसिडरिंग डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर पूरी एंटायर पीरियड को, जिस एंटायर पीरियड में रेनफॉल अकर हो रही है अप अंटिल T6। मैं यहाँ पे डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ। डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6।
ये सारे क्या है, ये शेडेड एरियाज है, ये शेडेड एरियाज है व्हाट, डॉटेड लाइन के नीचे। इस डॉटेड लाइन के नीचे जो शेडेड एरिया में आ रहा है वो डब्ल्यू इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको ये सिंपली समझ आ गया होगा कि डब्ल्यू इंडेक्स क्या चीज़ है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ फाई इंडेक्स की तरफ। फाई इंडेक्स यहाँ पे कह रहा है दिस मे बी डिफाइंड एज एवरेज रेनफॉल above which rainfall volume is equal to runoff volume, above which rainfall volume is equal to runoff volume, and in the calculation of phi index initial losses is also treated as infiltered water। इस लाइन को अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। पहले हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं फाई इंडेक्स की। इस हाइटोग्राफ में चलो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं फाई इंडेक्स को यहाँ पे फिर से एक फाई इंडेक्स यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। ये भी एक तरीके का क्या है, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स है। मैंने इसको इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, इस हाइटोग्राफ पे मैंने प्लॉट किया। अब उसकी डेफिनेशन कह रही है कि इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज रेनफॉल above which rainfall volume is runoff volume। runoff volume कौन सी होती है, जब प्रेसिपिटेशन हो गई और इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद जो पानी बचता है वो क्या हो रहा है, वो रन ऑफ हो रहा है डायरेक्ट रन ऑफ में। तो ये वाला पानी जो फाई इंडेक्स के ऊपर है, फाई इंडेक्स के जो ऊपर है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रन ऑफ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग रन ऑफ। और हमने देखा था इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेनफॉल एक्सेस। इसको मैं रेनफॉल एक्सेस भी बोलता हूँ। वो रेनफॉल होती है जो किस में डिनोट करती है, वो कंट्रीब्यूट करती है रन ऑफ के अंदर। वो पोर्शन ऑफ रेनफॉल जो कंट्रीब्यूट करता है रन ऑफ के अंदर, उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेनफॉल एक्सेस। अब फाई इंडेक्स के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ वो ड्यूरेशंस को कंसिडर करूँगा, उन्हीं ड्यूरेशंस को कंसिडर करूँगा जो रेनफॉल एक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रही है, जो रेनफॉल एक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब अब मैं यहाँ पे कलर फिर से चेंज करता हूँ। हमने जब W इंडेक्स निकाला था, हमने इस डॉटेड लाइन के नीचे सारे ग्रे शेडेड एरियाज को कंसिडर किया था, पर उसका फाई इंडेक्स से ये डिफरेंस आता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन पीरियड्स को कंसिडर करूँगा जो रेनफॉल एक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब 10th मिनट से लेकर 40th मिनट के बीच में ही मुझे रेनफॉल एक्सेस देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो ड्यूरेशंस है, जैसे 40 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, उस पीरियड में जितनी भी रेनफॉल हो रही है वो सारी की सारी क्या हो रही है, वो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसमें। तो मैं इन पीरियड्स को कंसिडर नहीं करूँगा। आई विल नॉट कंसिडर दीज पीरियड्स। मैं इन पीरियड्स को कंसिडर नहीं करूँगा बिकॉज ये रेनफॉल एक्सेस में प्रमोट नहीं कर रही। तो मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि कौन सी ड्यूरेशंस रेनफॉल एक्सेस में प्रमोट कर रही है, तो मुझे देखना है कि कौन सा बार चार्ट मेरे डॉटेड लाइन के ऊपर आ रहा है। डॉटेड लाइन के ऊपर जो भी बार चार्ट आ रहा है वो ड्यूरेशंस क्या कर रही है, रेनफॉल एक्सेस में प्रमोट कर रही हैं। तो फाइनली जो फाई इंडेक्स निकल के आता है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू, सपोजली ये एरिया हो गया A1, ये एरिया हो गया A2, ये एरिया हो गया A3। मतलब ग्रे शेडेड एरिया, जो ये ब्लू शेडेड एरिया है इस ग्रे बार चार्ट का, वो है A1, A2 और A3। सो फाई इंडेक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन supposedly this is T1, this is T2 and this is T3। तो मैंने यहाँ पे वो ड्यूरेशंस को कंसिडर किया है जिन ड्यूरेशंस के अंदर रेनफॉल एक्सेस मेरे को देखने को मिल रही है। अब फाई इंडेक्स और W इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? फाई इंडेक्स के अंदर
मैंने सारे के सारे एरियाज को कंसिडर किया था, आई कंसिडर्ड ऑल द एरियाज, और मैंने टोटल ड्यूरेशन को कंसिडर किया था, टोटल ड्यूरेशन को कंसिडर किया था। तो फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर, डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर ये सारा का सारा पानी क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टोटल इनफिल्ट्रेटेड वाटर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टोटल इनफिल्ट्रेटेड वाटर। इसको मैं आई बाय टी भी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इंडेक्स को आई बाय टी भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और मैंने पहले देखा था कि टोटल प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू इनफिल्ट्रेटेड वाटर प्लस रन ऑफ, इनफिल्ट्रेटेड वाटर प्लस रन ऑफ। इससे मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, दिस आई इज इक्वल टू पी माइनस आर। प्रेसिपिटेशन में से मैंने रन ऑफ को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, इनफिल्ट्रेटेड वाटर। तो डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, P माइनस आर डिवाइडेड बाय T, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स। और मैंने एक और पीछे आपको स्टेटमेंट यहाँ दिखाई थी कि इन द कैलकुलेशन ऑफ फाई इंडेक्स इनिशियल लॉसेस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इनफिल्टर्ड वाटर। अब यहाँ पे इनिशियल लॉसेस क्या है, इनिशियल लॉसेस बाई इंटरसेप्टेड वाटर और डिप्रेशन स्टोरेज, डिप्रेशन स्टोरेज, यही दोनों क्या है यहाँ पे इनिशियल लॉसेस जो कंसिडर मैं फाई इंडेक्स के अंदर करूँगा। और डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर, डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर इनिशियल लॉसेस आर नॉट कंसिडर्ड, इनिशियल लॉसेस आर नॉट कंसिडर्ड इन डब्ल्यू इंडेक्स। तो फाइनली एक रिजल्ट मेरे पास निकल के आता है, अगर मैं इनिशियल लॉसेस को फाई इंडेक्स के अंदर कंसिडर करता हूँ और डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर नहीं मैं कंसिडर करता, तो मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है दैट फाई इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू इंडेक्स। इस रिजल्ट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैं फाई इंडेक्स के अंदर इनिशियल लॉसेस को कंसिडर करता हूँ, डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर नहीं कंसिडर करता, उस वजह से फाई इंडेक्स की वैल्यू डब्ल्यू इंडेक्स से काफ़ी ग्रेटर होती है। ये चीज़ आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो अगर मैं डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर इनिशियल लॉसेस को कंसिडर नहीं करता तो इसकी मैं फाइनल इक्वेशन इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू P माइनस आर माइनस लॉसेस अपॉन T। क्योंकि मैंने डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर लॉसेस नहीं कंसिडर करे तो मैंने लॉसेस को भी मैंने माइनस कर दिया, तो उससे मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आती है P माइनस आर माइनस एल, एल क्या है, लॉसेस अपॉन टोटल ड्यूरेशन। अब डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर मैंने टोटल ड्यूरेशन कंसिडर करी है और फाई इंडेक्स के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ वही ड्यूरेशन को कंसिडर किया है जो रेनफॉल एक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है ड्यूरेशंस। बस ये सबसे ज़्यादा मेन जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि मुझे कौन सी ड्यूरेशंस को फाई इंडेक्स में कंसिडर करना है और कौन सी ड्यूरेशंस को डब्ल्यू इंडेक्स में कंसिडर करना है। डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर मैंने सारी ड्यूरेशंस को कंसिडर किया, टोटल ड्यूरेशन को कंसिडर किया, और फाई इंडेक्स में वही किया जो रेनफॉल एक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। बस ये डिफरेंस था। अब देखिए हम बाकी बची हुई लाइंस को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फाई इंडेक्स बेसिकली डिनोट्स एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। देखिए वही बात आ गई, वही ड्यूरेशंस कंसिडर होंगी जो रेनफॉल एक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगी। अब रेनफॉल एक्सेस जो होती है, हमने पता है हमें क्या होती है रेनफॉल एक्सेस, वो होती है जो कंट्रीब्यूट करती है रन ऑफ के अंदर, वो हम बोलते हैं उसको रेनफॉल एक्सेस। और जो ड्यूरेशन कंट्रीब्यूट करती है दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। माने जो ड्यूरेशन रेनफॉल एक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है उसको हम बोलते हैं रेनफॉल
period of rainfall excess. Simple. And this rainfall excess is also known as effective rainfall. इस चीज़ को भी आप इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिख लीजिए, ये आपसे डायरेक्टली सवालों में पूछा जाता है. दिस रेनफॉल एक्सेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव रेनफॉल. अब अगर आपको इसमें से एक भी चीज़ फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स की नहीं समझ आई हो तो मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है, इस पोर्शन को फिर से देखिएगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है कि फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स में क्या डिफरेंस है. मैं एक बार फिर बोल देता हूँ. डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर मैं सारी ड्यूरेशंस कंसिडर करता हूँ और फाई इंडेक्स के अंदर मैं वही ड्यूरेशंस को कंसिडर करता हूँ और उसी एरिया को कंसिडर करता हूँ इनफिल्ट्रेशन वाटर का, जो कंट्रीब्यूट करती है किसमें, रेनफॉल एक्सेस में. अल्टीमेटली मेरे पास निकल के आता है, क्योंकि डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर मैं इनिशियल लॉसेस कंसिडर नहीं करता और फाई इंडेक्स के अंदर मैं इनिशियल लॉसेस कंसिडर करता हूँ, तो फाई इंडेक्स की वैल्यू हमेशा डब्ल्यू इंडेक्स से ज़्यादा निकल के आती है. बस आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा. अब हम एक देखते हैं कि कंडीशंस व्हेन डब्ल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू फाई इंडेक्स. डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स कब सेम होते हैं, व्हेन द रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कैचमेंट. मतलब अगर मैं हाइटोग्राफ इसका अब प्लॉट करूं तो वो इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो सारे बार्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे. मतलब दिस रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. और देखिए, अगर इसके ऊपर मैं फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स करूंगा प्लॉट, मैंने डब्ल्यू इंडेक्स किया, डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर सारी ड्यूरेशंस होंगी. अब ऐसा कोई भी ड्यूरेशन नहीं है जो रेनफॉल एक्सेस में प्रमोट नहीं करेगा या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो इस केस के अंदर फाई इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स के इक्वल हो जाता है. और दूसरा चीज़, व्हेन ऑल द पीरियड ऑफ रेनफॉल इज कवर्ड इन फाई एज वेल एज डब्ल्यू इंडेक्स. सेम बात इस पॉइंट में भी आती है, बट रेनफॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. रेनफॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट जो डॉटेड लाइन है वो इन सारी रेनफॉल्स के नीचे है. मतलब हर ड्यूरेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, दिस इज रेनफॉल एक्सेस में. हर ड्यूरेशन रेनफॉल एक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है. इसका मतलब जो ड्यूरेशंस डब्ल्यू इंडेक्स में होंगी वही ड्यूरेशंस किस में होगी, फाई इंडेक्स में भी होगी. तो इस केस के अंदर भी फाई इंडेक्स विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स. हमने देखा था फाई इंडेक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डब्ल्यू इंडेक्स. इक्वल का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया. कब इक्वल होंगी, इन दो केसेस में इक्वल होगी. ग्रेटर क्यों होती है, बिकॉज हम इनिशियल लॉसेस को फाई इंडेक्स में करते हैं कंसिडर और डब्ल्यू इंडेक्स में नहीं करते कंसिडर. तो हमने इस इक्वेशन का हर एक एस्पेक्ट अब देख लिया. अब मैं जो भी चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ, इसका मतलब हो रहा है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मतलब फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स के बीच का जो ये रिलेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब मुझे ये सब चीज़ें याद रखनी हैं. अगर आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर कोई भी पोर्शन समझ ना आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस पोर्शन को फिर से रीप्ले करके देखिएगा ज़रूर. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ गिव अ लाइक and subscribe to our channel for more educative content like this. Until then, goodbye. See you in the next lecture.